जी अनिल भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू अनुज भाई। हेलो दोस्तों, सराबी अनिल। ईश्वर की कृपा है, हाय अनिल फेलोशिप कर भाई। रहे थे। हाय हाय एवरीवन। दोस्तों, आज के दिन शराब नहीं पिए, एक सुखी और समाधान भी अब मैं बोल सकता हूँ कि कुछ टाइम रिकवरी में हुआ तो अब समाधान भी मुझे नजर आने लगा, और वो भी बिना शराब के। एक अच्छी लाइफ जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। आज के दिन भी मैं शराब के पहले रूप से दूर हूँ और एक अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ। आभारी हूँ मैं हेल्पिंग हैंड का, जो मेरे अनुभव रखने के मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कोई मैं स्पीकर नहीं हूँ, अभी अर्ली रिकवरी में हूँ। कुछ टाइम हुआ है मुझे इस अल्कोहलिक एनिमल्स संस्था से जुड़ा, और कुछ टाइम में दोस्तों चमत्कार बार बार सुना जाता है यहाँ चमत्कार, तो मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। सोम भाई से बोलूंगा आते रहे, कीप कमिंग बैक। आज का मुझे टॉपिक है मेरे जीवन में एक स्लोगन का महत्व। स्लोगन ही है दोस्तों, पहले मुहावरे सुने जाते थे, अब ये स्लोगन है, तो मेरे जीवन में काम कर रहे हैं दोस्तों। कुछ बैक में जाके बताना चाहूंगा। 18 साल का मेरा शराबी जीवन, और लगभग मुझे अभी अल्कोहलिक एनिमल्स से जुड़े 5 साल, ये 20 मई को मुझे 5 साल होंगे अपनी इस रिकवरी के मार्ग पर चलते हुए। आभारी हूँ ईश्वर का कि इस पद पे लेके आए। 18 साल के शराबियत जीवन में दोस्तों, ये नहीं बोलूंगा कि मुझे शराब से इन 18 सालों में 18 साल ही दिक्कत थी। शुरू में मजे के लिए शराब उठाई थी। मैं उस फील्ड से भी हूँ, मेरा एक्चुअल में ट्रेवल्स का बिजनेस था, होटल का बिजनेस था। तो वो ऐसी क्योंकि लेट नाइट का है, बस स्टैंड पे होटल थी रेलवे स्टेशन के जस्ट पे, तो लेट नाइट का था। कहीं ना कहीं मैं लोगों को खुश उस तरीके का मैं व्यवहार करते देखता था, तो मेरे मन में आता आता था कि ये इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा थी। उस जिज्ञासा को जानने के लिए मेरे कर्मचारियों ने बताया ये शराब का नशा करते हैं, ये शराब पीते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में तो शायद डर था, बट कहीं ना कहीं उसके प्रति एक जिज्ञासा जागी और मैंने वो शराब उठाई। लगभग 10 से 12 साल मैं बड़ी स्मूथली उस शराब को पीता रहा। रिसेंटली मेरी 2002 में शादी हुई थी, तभी मैंने लगभग उसके एक आध साल पहले मैंने शराब पीना शुरू किया था दोस्तों। कब ये मजे की के लिए उठाई गई शराब मेरे लिए सजा बन गई, ये मुझे समझ नहीं आया। एक बात और दोस्तों बताना चाहूंगा, इन लास्ट के जो 18 साल थे, वो 7 साल में एक मुझे समस्या हुई थी फिजिकली। यूनिवर्सिटी का अच्छा खिलाड़ी था, फुटबॉल में माहिर था, खेलता था मैं। गुना जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से मैंने 2 बार यूनिवर्सिटी खेली फुटबॉल। एक टाइम ये कंडीशन हो गई उस फुटबॉल को देख के मुझे डर लगने लगा। एक्चुअल में मुझे कुछ नसों के इश्यू आए थे, मुझे ब्लॉकेज बताए थे पैरों की नसों में ना, तो मुझे पैर रखने में दिक्कत आती थी। जिस फुटबॉल को मैं कभी पैरों से मारता था, उस फुटबॉल को देख के मेरे मन में डर आ गया, फियर आ गया। मैं उस फुटबॉल को देख के डरने लगा था, चलने में बड़ी दिक्कत होती। तो यही समस्या भी शायद मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक छोटी सी समस्या लेके एक संस्था में मुझे भेजा गया था, क्योंकि लॉकडाउन था। मार्च में लॉकडाउन लगा था और मैं मई में इस संस्था से जुड़ा था। वहीं एक संस्था से मुझे अल्कोहलिक एनिमल्स का, और मेरे परिवार की भी विचार थी, क्योंकि अगर मैं ये झूठ बोलना होगा अगर मैं बोलूं कि मुझे आर्थिक समस्या भी थी, फिजिकल भी थी, सॉरी सामाजिक भी थी, पारिवारिक थी। ये समस्या मुझे बात समझ आई, बट मैं अगर इस अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ा था तो सिर्फ यही थी कि मुझे फिजिकली एक समस्या थी, और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में एक संस्था के माध्यम से जुड़ा था। चमत्कार दोस्तों तब हुआ जब मुझे उस संस्था के बाद में मेरे जो काउंसलर थे, उन्होंने एक लास्ट टाइम जब मैं वहां से निकल रहा था तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि अनिल, अभी जो लॉकडाउन की वजह से फिजिकल मीटिंग बंद है और ऑनलाइन मीटिंग सभी ज्यादातर ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तुम ऑनलाइन मीटिंग से, क्योंकि अगर दोस्तों मेरा आज भी यहाँ फिजिकल ग्रुप नहीं है, मैं लोनर मेंबर ही हूँ, और आसपास मेरे 2 बड़े जिले भी हैं, अशोकनगर, शिवपुरी और ये गुना, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये तीनों अराउंड 1 से 1.25 घंटे के अंदर भी हैं। लेकिन आज भी एक का वहां पर संदेश है। मैं गया हूँ 1-2 बार, बट अभी मेरे आसपास का सहयोग नहीं मिला है। तो बट मैं ये सोचता हूँ कि मुझे 18 साल लगे। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जो चाहते थे कि अनिल तुम शराब मत पियो, तुम्हें शराब सूट नहीं कर रही है, तुम्हारे लिए शराब अच्छी नहीं है। मैं नहीं माना, क्योंकि मुझे 18 साल लगे। तो मैं जानता हूँ एक शराबी अगर इतनी आसानी से मान जाए तो मीटिंगों में जगह नहीं बचेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ जब ईश्वर की इच्छा होगी, जैसे ईश्वर मुझे लेके आया, और भी भाई जुड़ेंगे, उन्हें भी ये रिकवरी का मार्ग मिलेगा, एक अच्छा जीने की यहाँ से होप मिलती वो मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके का लगभग लगभग जब मैं इस संस्था से जुड़ा, और आज भी मैं अगर देखूं तो मेरे यहाँ से करीबन 225 लास्ट फिजिकल मीटिंग 225 किलोमीटर है।
और मुझसे काउंसलर ने शुरू में यही बोला था ना कि आपको फिजिकल मीटिंग करना है 1 पर डे। तो स्वाभाविक है मैं मेरे दिमाग में नहीं थी, और ये सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेरे दिमाग में ये शराब छोड़ने का भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि डॉक्टर बोलते थे कुछ महीनों के लिए आपको शराब से दूर होना। जाता डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि कुछ महीने आपको शराब से दूर रहना पड़ेगा, तब ये आपकी जो फिजिकल इशू आ रहे हैं ये ठीक होंगे। तो मेरे दिमाग में यही बात थी कि अब मुझे लगभग 82 दिन था मैं संस्था में, तो संस्था में आने के बाद तो हो सकता है मैं अब शराब चालू कर दूं। बट ये जो मीटिंग का संदेश मिला दोस्तों, और इन मीटिंगों में जब मैं जुड़ा दोस्तों, एक गॉड ग्रेस की बात होती है, यहाँ बात बार ईश्वर की बात होती है, तो वाकई मेरे ऊपर गॉड ग्रेस थी। मैं उस टाइम इन मीटिंगों से जुड़ा जब पूरा विश्व बंद था। स्वाभाविक है बंद था, तो सभी हमारे अनुभवी जितने भी ओल्ड टाइमर्स हैं वो लगभग इन मीटिंगों में जुड़ते थे। तो सुबह से लेके, सुबह पहले मीटिंग में जाते कि 5:30 बजे जो मीटिंग होती थी उससे लेके रात को, इसके बाद आफ्टर मीटिंग भी बहुत से ग्रुपों में, क्योंकि घर में लोग दिन में सो लिया करते थे, तो रात को भी लगभग 2 से 2:30 बजे तक लोग बैठे रहते थे, तो मालूम नहीं चलता था। और इन मीटिंगों से मैं जुड़ने लगा दोस्तों, वहां बैठने लगा, अनुभवी सदस्यों के अनुभव, और बड़ा ताज्जुब होता था ना जब कोई ये बताता था, क्योंकि मैं वो बंदा था जो 10 मिनट, मुझे 10 मिनट भी याद नहीं आ रहा दोस्तों, मैं तो हर 2 मिनट तो मुझे पैक लगने लगे थे। लास्ट टाइम तो मैं 24 घंटे का ही शराबी बन गया था। तो कहीं ना कहीं उन मीटिंगों में जुड़ने लगा और वो अनुभव सुनने लगा, और बड़ा ताज्जुब होता था कोई व्यक्ति जब बोलता था कि मैं कुछ साल शराब से दूर हूं, तो मुझे बड़ा इस बात का ताज्जुब होता था, ये संभव है, ये हो सकता है। बट धीरे धीरे इन मीटिंगों में जुड़ने से वो बिल्कुल कहते हैं ना कि ये ईमानदारी वगैरह उस टाइम समझ नहीं आती थी ना, इतनी ईमानदारी ना प्रार्थना का भाव समझ आता था। एक फॉर्मेलिटी के रूप में ही मैं उस प्रार्थना को करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं संस्था में हूं, क्योंकि हर सेशन के बाद में प्रार्थना होती थी, शुरू होता था सेशन जब प्रार्थना होती थी, खत्म होने के बाद फिर प्रार्थना होती थी, तो मैं उसको एक फॉर्मेलिटी के रूप में ही करता था। उसका भाव कभी समझने की मैंने कोशिश ही नहीं की कि हमारी प्रार्थना आखिर बोल के रही है। वही तो मीटिंग में जोड़ा दोस्तों, यहाँ अनुभव सुने और यहाँ बताया, यहाँ जो बताया जा रहा था। एक और मेरे महत्वपूर्ण बात जो मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ, और मेरे स्पॉन्सर बार बार इस बात को कहते हैं, अनुभव और ज्ञान में तुम्हें फर्क करना है। अनुभव वो है, या किसी अनुभवी सदस्य ने, यहाँ जैसे अभी एक भाई ने भी बोला कि अनुभव वो है कि जब मैं अपने अपने किसी के अनुभव जब मैं सुनता हूँ, उन अनुभवों को अपने जीवन में जब मैं उनको उतारता हूँ या उनको अप्लाई करता हूँ, या वो उनके बताए रास्ते पर जब मैं चलता हूँ, उसके बाद मेरे जीवन में जो घटनाक्रम होता है, उससे मेरे जीवन में जो अच्छाइयाँ होती है, मेरे साथ जो मेरी भलाई होती है, जब उन चीजों का मुझे अनुभव हो जाता है, फिर उन अनुभव को जब मैं मीटिंग में रखता हूँ तो वो है अनुभव। एक दूसरा होता है ज्ञान। ज्ञान एक्चुअल में है कि मेरे पास जो एक लिटरेचर है उनको मैं पढूं और किसी भी मीटिंग में जोड़ूं और 4 लाइन वहां से उठाऊं, 4 लाइन वहां से उठाऊं और मैं जाके वो बोल दूं। मैंने कई बार ऐसा भी प्रयास किया, शुरू शुरू में मैं ये भी प्रयास करता था कि बिग बुक रख लूं, ये रख लूं, उसमें से 4 लाइन 2 लाइन, बट वो कहते हैं कि ईश्वर ही बुलवाता है, और मैं भी कोई अपने मेरे जो पर्सनल अनुभव है, छोटी सी रिकवरी में वही रखने का प्रयास करूंगा, इन स्लोगनों को लेके जो मेरे जीवन में बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों एक बात और जो मेरे मन में चल रही थी कि अभी जैसे एक भाई अभी जब शुरुआत में कुछ मतलब ये कहते हैं कि ना मुझे अपना दुख भी यहाँ साझा करना, मेरा दर्द अगर मुझे है तो वो यहाँ साझा करना है, मेरे जीवन में खुशी है तो वो यही साझा करना है, क्योंकि मुझे यहाँ सुनने वाले हैं। इसके पहले सुनना ही लोगों ने बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये अभी एक विनम्र नहीं है, अगर कहा जाए तो मेरे जैसे शराबी ना कंफर्ट जोन बनाने में ना, अब लोग ये ना समझे मैं ज्ञान के रूप में कह रहा हूँ, बट मैंने ये देखा है ना कि शेयरिंग को लेके आजकल, क्योंकि मैं भी अभी 2 ग्रुपों में हाल फिलहाल सर्विस कर रहा हूँ। एक टाइम यहाँ मैंने वो चीज भी देखी कि यहाँ लड़ाइयाँ हो जाती थी ना सर्विस शेयरिंग को लेके, कि मुझे 5 मिनट, मुझे 11 मिनट मिला, मुझे मेरा हैंड डिस्प्ले था, इस तरीके का होता था। बट अब ये देखते हैं कि शेयरिंग के लिए जो सर्विस दे रहे होते हैं, जो ट्रस्टेड सर्वेंट है, वो बुलाते रहते हैं, शेयरिंग के लिए कोई आगे नहीं आता। तो कहीं ना कहीं शायद ये दुष्प्रभाव भी है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग है, तो सभी मीटिंगों में लोग जुड़ जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि अगर मैंने सुबह शेयरिंग कर ली तो मैं शाम को नहीं करूंगा, शाम को कर ली तो मैं फिर रात को नहीं करूंगा। इस तरीके का हो सकता है। ये मेरे पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मुझे यही बताया ना कि मेरे मन में अगर कुछ चल रहा है तो मुझे रखना, उनको अपनी बातों को मैं मन में दबा के ना रखूं, तो ये मन में चल रहा था, इस बोल रहा था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये यहाँ ईश्वर की बात होती है ना, ईश्वर की उच्च शक्ति की। तो ईश्वर की परिभाषा जो मैं समझता था एक्चुअल में, क्योंकि हमारे बड़े पुराने लोग हमेशा ये बोलते थे कि ईश्वर दंड देगा, आप ये करोगे तो ऐसा कर देगा ईश्वर, और ऐसा करोगे तो ऐसा कर देगा ईश्वर। इस तरीके की भावना मेरे मन में भी थी। मैं यही सोचता था अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो ईश्वर मेरे साथ गलत करेगा। तो मैं यही सोच रहा था, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था, जिसको मैं ना बोलते हैं ना सेल्फ पिटी में जाना,
अगर मेरे पैरों में ये समस्या आई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरे साथ ही कर रहा, तो मैं कहीं ना कहीं एक खुन्नस मेरे ईश्वर के प्रति भी मैंने पाल के रखी थी। तो सबसे बड़ी बात अगर कहूँ मैं, जो आज समझ पाया कि मैं खुद ईश्वर बना बैठा था। ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे जीवन में जो मुझे आज याद आते हैं कि मैं कहाँ कहाँ अपना खुद का ईश्वर बना बैठा था, ईश्वर को किनारे करके मैं खुद ईश्वर बन गया था। तो दोस्तों वो चीज समझ आती है, पहले नहीं आती थी। तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर की परिभाषा लविंग गॉड की, या बोला जाता है कि लविंग गॉड है। इसका उदाहरण दोस्तों मैं ऐसे देना चाहूंगा कि आज अगर मैं आप भाइयों के बीच में बैठा हूं और दो शब्द बोल पा रहा हूं और जीवित हूं, सबसे बड़ा उदाहरण है कि ईश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा था। क्योंकि आज भी मैं ये देखता हूं कि लाखों करोड़ों लोग शराब पी रहे हैं। आज भी लगभग लोग शराब पी के अपनी जान को गंवा रहे हैं। आज भी वो शराब पी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बट मैं जिंदा हूं। क्योंकि एक शराबी होने के नाते मैं इतना जानता हूं मैंने जीवन में अपने क्या क्या किया है और किस कंडीशन से मैं निकलकर इस एल्कोहलिक एनोनिमस संस्था से आया हूं, और आज मैं उस शराब के पहले घूंट से दूर हूं। एक भाई अभी बात कर रहा था दोस्तों, हमारे बिग बुक में डिलूजन शब्द को बार बार उपयोग में लाया है। डिलूजन शब्द जैसे हम यहाँ डिनाइल शब्द बोलते हैं, ना मानने की बीमारी, बट वो डिलूजन शब्द किया है, और वो एक हाँ और ना के बीच का एक महीन सा फर्क, लकीर के इस पार या उस पार, यहाँ यही बताया जाता है ना दोस्तों। यहाँ जो एल्कोहलिक एनिमस में है, हमसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपको शराब से समस्या है। तो अगर है तो आज से आप इस एल्कोहलिक एनिमस नाम की संस्था के आप मेंबर हो। तो कहीं ना कहीं वो समस्या है, तो मैं शराब के पहले घूंट को, की बीमारी उसी से पहले घूंट की है, उस पहले घूंट की है बीमारी है। जब मैं पहले घूंट लेता हूँ उसके बाद ही नहीं रुक पाता ना, तो कहीं ना कहीं उस पहले घूंट की बीमारी है, मुझे ये समझना पड़ता है। यहाँ पे बिलींगली मुझे अंदर से इच्छा है मैं शराब से दूर रहता हूँ, तो उस पहले घूंट को मैं ना पीऊं, उसके लिए यहाँ रास्ते बताए जाते हैं कि मुझे करना क्या क्या है। वन डे एट ए टाइम का दोस्तों एक स्लोगन है हमारे जीवन में, जो बहुत तरीके से काम करता है। अगर देखा जाए तो कुछ बुराई के रूप में नहीं कह रहा दोस्तों, लेकिन कुछ लोग फिर उस वन डे एट ए टाइम को भी अपना कंफर्ट जोन बना लेते। वो ऐसा है कि आज अगर शराब पी ली तो वो कल ये बोलते मैंने कल पी थी, आज के दिन में सोबर हूँ, वन डे एट ए टाइम हो गया मेरा। बट कहीं ना कहीं हमारे जो ओल्ड टाइमर बताते थे, मैं उनसे बात पे लेकर थोड़ी सी चर्चा होती थी कि ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। लाइफ टाइम मुझे उस एक दिन के हिसाब से उस पहले गुट से दूर रहना है, क्योंकि ये जर्नी न खत्म होने वाली जर्नी है। क्योंकि जो कहते हैं, कुछ लोग कहते थे कि दूध का दही बन गया तो दही का पनीर दूध नहीं बन सकता। इस तरीके के मुहावरे देके वो समझाने की कोशिश करते थे कि आप अगर एक बार आप लगता है कि आप शराबी बन गए, हमारे जो 20 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि आपके मतलब पहले पैक की आपको समस्या है, तो आप उस शराब को पहले घूंट को आप किसी भी स्थिति में नहीं पी सकते। मैं किंतु परंतु वो सारे शब्द साइड रख के उस पहले गुट से दूर रहने का प्रयास करूं, उसके लिए मुझे टूल दिए जाते हैं, उन टूलों को अपने जीवन में अप्लाई करूं तो उस पहले गुट से मैं दूर रहूंगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस वन डे एट ए टाइम, एक दिन के हिसाब से, अब प्रोग्राम में हमारा जब स्टेप की बात आती है दोस्तों, पहला स्टेप 100% की बात मैं जहाँ तक समझ पाया दोस्तों, कि मैंने जब ये बोला कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मैं उस अस्वस्थता की अगर बात करूं जो मुझे पहले भी समझ आती थी, तब समझ आती थी जब मैं शराब पी रहा था। तो उस शराब पीते हुए भी ये समझता था मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन उस अस्वस्थता पे काम नहीं करता था मैं हमेशा ये सोचता था, क्योंकि शराब पीने के बाद मुझे सिर्फ हरियाली ही नजर आती थी। मुझे ये समझ आता था हाँ सब ठीक है, जब 2 पैक अंदर गए तो मुझे लगता था हाँ सब ठीक है। लेकिन जब भी जैसी वो फितूर उस शराब का जब पैक का नशा उतरता था, तो फिर वही अस्त व्यस्त मुझे नजर आती थी और उससे बढ़ के ही नजर आती थी, फिर जाके मैं शराब पीता। तो ये मेरा इस तरीके का रूटीन एक तरीके से मैंने बना लिया था। दूसरा दोस्तों, जो शक्तिहीनता की बात करी जाती है कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, तो ये जब कई बार हम मीटिंग में ये बात मतलब मैं अपने ही अनुभव रखना दोस्तों, अन्यथा कोई ना ले, मैं पर्सनल मेरे जो मन में है मैं वही अनुभव रखने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। जब हम मीटिंग में आते हैं तो कई मेंबर ये बोलते हैं कि मैंने स्टेप कर लिए थे, फिर मेरे हाथ में शराब कहीं आई। तो प्रोग्राम क्योंकि रिकवरी प्रोग्राम है इन 12 कदमों के बाद, क्योंकि हमारा जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर वो है तो आध्यात्मिक शून्यता, नैतिक अतन पतन, उनके लिए हमारा रिकवरी प्रोग्राम ही ये 12 कदमों का प्रोग्राम। तो जब मुझे शक्तिहीनता या शराब के आगे स्वीकार करी, तो मुझे मेरे जीवन में ऐसी कई स्थितियां परिस्थितियां आने हैं जहां मुझे अपने आप को शक्तिहीन स्वीकार करना पड़ती है। क्योंकि मैं आज भी मेरी वाइफ के आगे असफल शक्तिहीन हूँ, मैं अपने बच्चों के आगे, मैं अपने व्यवहार जो मेरे साथ व्यवहार है, चाहे वो XYZ ऐसी बहुत सी मेरे जीवन में बातें हैं जिनके आगे आज मैं अपने आप को, क्योंकि जब भी मैं उन चीजों पे हावी होने का प्रयास करता हूँ, फिर मेरे वही जो RID फैक्टर की बात यहाँ की जाती है ना, तो फिर मैं असंतुष्ट भी हो जाता हूँ, फिर मुझे चिड़चिड़ाहट भी आती है। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रार्थना के वो शब्द भी यही बात करते हैं कि जो जैसी चीजें उसको मैं स्वीकार कर लूंगा तो मुझे आएगी।
जिस आत्म शांति की तलाश मैंने सालों साल उस शराब में की, बट नहीं मिली। बट आज कहीं ना कहीं उस शराब के पहले गुट से दूर हूँ और मैं उस आत्म शांति की को महसूस भी करता हूँ। मुझे अच्छे से याद है जब मुझे 4.5 या 5 महीने हुए थे, कुछ मुझे एक मेंबर जो जिनसे मैं पहली एल्कोहलिक एनोनिमस में फिजिकली मिला था, हमारे इंदौर के मेंबर थे, उनके घर में और बाइक दोनों गए थे। हम दोनों उनके यहाँ जो शांति, उस टाइम उनकी साथ 7 साल या 8 साल के समथिंग उनकी रिकवरी थी, तो उनके घर हम वो शांति देख रहे थे दोस्तों, जो सालों से हमारे घर के अंदर नहीं थी। मैं और भाई हर बार दोनों की जब भी चर्चा हो रही तो वो रास्ता भर भी हमने उसी बात को चर्चा लेगी कि इतनी शांति। और वो बार बार उनकी एक बात भी मुझे बहुत कसौटी थी, जब उन्होंने एक चीज और कही थी कि यहाँ एल्कोहलिक एनोनिमस में लोग बहुत आते हैं पर रुकते बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये रिकवरी में आ गए तो ये घमंड के रूप में मुझसे ये बोल रहा है कि ये रुक गए तो तू क्या रोकेगा। तो इस तरीके की बातें मेरे दिमाग में आती थी दोस्तों। तो शांति की बात ना, हमने मेरी वाइफ की कई बीच विषय को लेकर बात होती थी कि ये शांति हमारे घर में कब आएगी। तो आज उस शांति को मैं घर में महसूस कर पा रहा हूँ दोस्तों। उस आत्म शांति को, मेरी आत्मा को भी शांति है, मेरी वाइफ को भी और मेरे बच्चे के। अच्छी भरी पूरी फैमिली थी, फादर है, मम्मी है, 2 सिस्टर है, भाई, सब के होते हुए भी वो घर में एक अशांति थी। मतलब जो नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं ना, वो घर के अंदर फुल टाइम रहती थी ना। जरा जरा सी बात पे चिड़चिड़ी हो जाना, वाइफ से मुनमुटाव हो जाना, 5-5 दिन के लिए बोलचाल बंद होना ना, वो सारी चीजें आज हमारे जीवन में नहीं है। ये वो जीवन में नहीं है। चाहे तो मैं कहूँ जो हमें स्लोगन से बताए गए हैं कि कहाँ मैं घमंडी हो रहा हूँ, मुझे अपने घमंड को, क्योंकि हमारे अगर देखा जाए तो ये पूरे 12 कदमों को अगर एक एक शब्द को, जैसे एक्सेप्टेंस की बात करती है, स्वीकारता की, वो कहीं ना कहीं हमारा स्लोगन है। होप की बात करता है हमारा दूसरा स्टेप, आशा विश्वास की, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक सरेंडर है। सरेंडर की बात करता है तो वो भी एक हमारा तीसरा स्टेप है। चौथा हमारा आत्म खोज की बात करता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्लोगन है जो मेरे जीवन में, क्योंकि जब मैं अपनी खुद की खोज, एक शराबी अगर अपने विषय में जब खुद को ऊपर मंथन करने लगे ना, तो उसके जीवन में मैं महसूस कर रहा हूँ दोस्तों, कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा, बट मैं महसूस कर रहा हूँ जब मैंने अपनी खुद की खोज की, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम ही मुझे अपने ऊपर ही अप्लाई करना, मैं किसी दूसरे ऊपर जाके अप्लाई कर ही नहीं सकता। मैंने अपनी गलतियों को जब देखा तो कहीं ना कहीं मुझे तो समझ आने लगा कि अनिल तू कहाँ गलत था। और जहाँ हमारा 5वां कदम बात करता है ईमानदारी, जो मुझ में नहीं थी। अगर यहाँ स्वयं की ईमानदारी के प्रति की बात की जाती है, दूसरे की तो बात इसलिए नहीं की जाती, जब मैं स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं तो दूसरे के बारे में तो सोचना बहुत दूर की खीर है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं वो समझ में आया। वो जो हमारा कदम बात करता है छठा, धीरज, वो धीरज ही तो नहीं था दोस्तों। बात बात पे जरा जरा से पे हिल जाना, फिर जाके रिएक्शन करना, फिर विवाद खड़े कर देना, तो कहीं ना कहीं वो धीरज की बात हमारा एक बात करता है पेशेंस की, वो कभी नहीं था। और हमारा 7वां कदम बात करता है विनम्रता का, ब्रह्मता की। 8वां कदम हमारी इच्छा शक्ति, जो एक कहते हैं ना मजबूत, क्योंकि जरा जरा से में मेरा तो मन डोल जाता था। किसी भी चीज को लेकर मैंने अगर दिमाग में ठान लिया, चाहे उसके रिजल्ट कुछ भी रहे हो, तो उन चीजों को समझ भी मुझे दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम की वजह से मुझे समझ आया। और हमारा जो 9वां कदम बहुत महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। इस कदम को करके मुझे, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर एक चीज इस कदम को लेके कहते हैं, जीते जी पिंडदान करना। जीते जी मैं अपनी की हुई गलतियों की माफी मांग पाया, ये ईश्वर ने मुझे मौका दिया और वो करवाया मुझसे इस प्रोग्राम ने। तो मैं अपने जीते जी उन अपनी की हुई गलतियों की माफी मांग पाया और मैंने देखा ज्यादातर मुझे माफी मिली भी। तो वो प्रायश्चित। और हमारा महत्वपूर्ण कदम 10वां, सारे कदम महत्वपूर्ण है, रख रखाव का, मेंटेनेंस का। और 11वां कदम संपर्क, मैं ईश्वर से संपर्क बनाने का प्रयास करता हूँ। इन द सेंस मैं ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करता हूँ कि कहाँ मैं अपनी चला रहा हूँ और कहाँ मैं। और 12वां कदम दोस्तों सर्विस का। ये सर्विस ही है मेरे जैसे शराबी को, जो बार बार मेरी पहचान है एक शराबी की। मैं कहीं बाहर जाके नहीं चल जाता कि अनिल मैं शराबी, बट यहाँ आके मेरी पहचान मुझे मिलती कि अनिल तू शराबी। क्योंकि यहाँ इन मीटिंगों से हटा, मेंबरों के बातचीत से मैं हटा, तो मैं तुरंत अपनी उस दुनिया में पहुंच जाता हूँ जिस दुनिया से मैं निकल के आया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे बार बार रिकॉल कराती है कि तू अनिल एक शराबी है। और जुड़ाव दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जाती है, जिम्मेदारी की। मैं कहूँ तो लास्ट के 8 साल में अपनी सारी जिम्मेदारियों से भागा। बहुत जिम्मेदार व्यक्ति था, घर का बड़ा था मैं, 2 मेरे से छोटी सिस्टर थी, मेरे से छोटा भाई है। तो भाई भी इतना छोटा है कि मेरे और उसमें बाप बेटे का फर्क है। तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से एक टाइम दोनों सिस्टरों की, क्योंकि 12 साल की उम्र से मैं पापा के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व था। रात को 2-2, 2:30 बजे, आज भी मेरा वही रूटीन है। मेरा होटल का बिजनेस, तो आज भी रात को 2:30-3 बजे ही आना मेरा वही रूटीन आज भी है। तो कहीं ना कहीं मैं फिर एक टाइम आया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगा और उसके लिए ब्लेमिंग में करता था दूसरों पर कि पापा ने ऐसा किया, वाइफ ने ऐसा किया। मेरी वाइफ ने भी बहुत कुछ सहा,
मेरी इस शराबियत की वजह से। क्योंकि ये बोलते थे किसी दूसरे की क्या बोलूं, मेरे परिवार के, जैसे मेरे पापा मम्मी ये बोलने लगे थे कि तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि अनिल ऐसा पहले नहीं था, पहले अनिल ऐसा नहीं था। और दोस्तों एक चीज और जहां बार बार सुनाई देती कि मुझे विचारों की लगी हुई बीमारी है, ये मैं मानता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने इन 18 सालों में लगभग अगर 10-12 साल तो मुझे कभी किसी ने जज नहीं किया। जब मेरे पे शराब हावी हो गई तब लोग जज करने लगे, अनिल तू बदल गया, अनिल तू घमंडी हो गया, अनिल तेरे व्यवहारों में परिवर्तन आ गया। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरी शराब समस्या थी, है, और ताउम्र मेरी शराब समस्या रहेगी। और ये बात भी कंफर्म है दोस्तों, जब तक वो शराब के पहले घूंट से दूर नहीं हुआ, वो शराब का जुनून मेरे सर से नहीं गया, तब तक मुझे कुछ समझ आने वाला नहीं था। और ये हकीकत है कि मेरे जो समझ में तभी आया, चाहे वो अस्वस्थता की बात करो, चाहे मेरे ईश्वर की बात करो, चाहे मैं ये अपनी इन्वेंट्री की, या मैं किसी दूसरे से माफी मांगने के लिए तैयार मैं कभी नहीं होता उस शराब का, अगर फितूर मेरे सर से अगर जुनून नहीं उतरता तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ कि लगी हमें बेचारों की बीमारी तो है, बट कहीं ना कहीं वो पहला मुद्दा तो वही है ना, शराब के आगे शक्तिहीनता स्वीकार करना, उसके बाद ही मेरी ये जर्नी चालू होती है। दोस्तों यहाँ बोला जाता है कीप कमिंग बैक। ये जो कीप कमिंग बैक का दोस्तों स्लोगन है ना, इस स्लोगन ही की वजह से मैं क्योंकि कई बार मेरे जीवन में यहाँ बोला जाता है, एक पिंक क्लाउड शब्द यूज किया जाता है। तो पिंक क्लाउड में कई बार ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ उदाहरण हमें बहुत सी बार मिले कि यहाँ लोगों ने 20-20 साल बाद, 25-25 साल बाद लोगों के हाथ में शराब आई। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज को दोस्तों मैं जब बात करता था कि ऐसा क्यों, फिर वहीं आधे कदम पे हो गई कि जब अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इनको की बात डेली बेसिस पे, ये 12 कदमों का जीवन मुझे जीना है, 12 कदम मुझे जीना है, ना कि करके मुझे साइड करना है। उन कदमों को कहीं, जैसे जब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ भी लिया तो मुझे उन कदमों को दूसरे के साथ प्रैक्टिस करना है। और सबसे बड़ी दोस्तों पहचान, उस मीटिंग में जुड़ने की वजह से मेरे इस छोटी सी रिकवरी में कई ऐसे महत्वपूर्ण मौके आए जब मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मैं हाँ अब ऐसा कर सकता हूँ, मैं शराब का पहला घूंट पी सकता हूँ। ऐसे कई बार आए मेरे जीवन में मौके, बस उस मीटिंग की जुड़ाव की वजह से। क्योंकि ये ख्याल तो मेरे मन में आए, बट जिस मीटिंग का मैं हिस्सा होता था, मैं कहीं ना कहीं एक मेंबर आके वो शेयरिंग करता था, और जब शेयरिंग से वो बताता था कि उसने तेरे तो विचार आ रहा है, मैंने ये करके देख लिया, तो वो जब बताता था कि मैंने ये किया तो उसके बाद क्या क्या उसके रिएक्शन हुए, तो यही तो चमत्कार था दोस्तों उस मीटिंग का हिस्सा। मैं बार बार ईश्वर से कहता हूँ, क्योंकि मेरे रिसेंटली एक मेंबर थे तो मेरे बहुत साथ में उन्होंने सर्विस भी की, जब उन्होंने 4.5 साल बाद शराब को उठाया, और उनका लगभग 14 महीने उनका हर्डल चला। तो उन 14 महीनों में दोस्तों मेरे हमेशा उनकी बातें सुन के रोंगटे खड़े होते थे, जब वो अपने अनुभव से मुझे बताते थे कि, और जबकि जब उन्होंने शराब उठाई थी उनके 3 से 4 स्पॉन्सेस भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं, और उन्होंने बताया अपने रिलैप्स का कारण बताया, तो मुझे सब, क्योंकि रिलैप्स के कारण लगभग ही होते हैं, क्योंकि यहाँ ऑब्सेशन की बात होती है, वो ऑब्सेशन 1 या 2 दिन में तैयार नहीं होता उस ऑब्सेशन, क्योंकि अगर कुछ साल मैं उस शराब के पहले घूंट से दूर हूँ तो मैं उस ऑब्सेशन की तैयारी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आई और मैंने जाके शराब उठा ली, मैं उसकी फुल तैयारी करूंगा, मैं प्रोग्राम से हटूंगा, मुझे मेंबर फोन लगा रहा है उनको मैं साइड करूंगा, मीटिंगों से नहीं जुड़ूंगा, तो इस तरीके के है। तो तब कहीं जाके वो एक थोड़ा सा टाइम लेके 10 से 15 दिन फिर मैं उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं, जब मैं यहाँ से हट जाऊंगा तो मैं शराब के पास वापस पहुंच जाऊंगा। तो वो बार बार ये चीजें मुझे इन मीटिंगों में जुड़ने से समझ आती थी दोस्तों। और मेंबर से जुड़ाव, क्योंकि मैं एक शराबी हूँ, मेरा आज अगर मुझे कुछ टाइम अगर इस रिकवरी में हुआ तो, या जो आज के दिन मेंबर आता है तो वो अपने अनुभव जब यहाँ रखता है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसके अनुभव से भी वो सबक मिलता है कि अगर तू इस शराब के पहले घूंट से दूर रहकर तू अपने जीवन में कुछ बचा पाया, अगर आज कोई भी गलती अगर तू करता है तो वापस देख, जो वो भाई आज आया वो बता रहा है, क्योंकि तू तो हमेशा ये बोलता था कि मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरे आज बिजनेस भी ईश्वर की कृपा से, तेरे हाथ पैर भी सलामत है, और ये तू बचा पाया। तो देख कंडीशन, अगर आज तेरे विचार, अगर अभी भी कोई मन में कोई रिजर्वेशन तुमने पाल रखा है, तो ये दिन भी वापस आ सकता है वो शराब के पहले कूट के जाने के पास। तो कहीं ना कहीं उन मीटिंगों से जुड़ाव की वजह से दोस्तों बार बार मुझे समझ आता है कि मैं एक शराबी हूँ, और ऐसा शराबी, एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त जिसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी, और सिर्फ इलाज यही है कि मीटिंगों से जुड़ता रहूं, जो मुझे प्रोग्राम दिया उसको मैं जीवन में अप्लाई करूं और उसको जीव। तो इस तरीके से दोस्तों ये कहीं ना कहीं कीप कमिंग बैक इन मीटिंगों के हिसाब से मैं कीप कमिंग बैक इन मीटिंगों में आता रहा। ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, मैं इस बात का स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं तो एक टाइम ये कंडीशन थी कि मैं सबसे ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। आज अगर ग्रुप लेवल पे भी मुझे कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मेरे साथ
जब मैं सर्विस कर रहा था तो बॉसी मेरे पे कहते हैं कि अगर सर्विस करोगे तो गाली भी हो सकता है, खाना पड़ी। तो बहुत उस टाइम पे हुआ भी ऐसा, कुछ लोग पी के भी जुड़ते थे, तो ये सारी चीजें होती थी। बट ईश्वर मुझे वो शक्ति दे रहा था, वो पेशेंस जिसमें जो बिल्कुल भी नहीं था, वो पेशेंस भी मुझे महसूस होने लगा, वो धीरज भी मैं अपने आप के अंदर महसूस करने लगा। और दोस्तों मेरे साथ चमत्कार ये भी होते थे, जब कभी कोई मेंबर किसी मीटिंग में जुड़ता था, उनका नंबर लेके उनको ग्रुप से जोड़ना, तो कहीं ना कहीं वो मेरे काम में आते थे। जब मैं उनको हाई लिख के व्हाट्सएप पे भेजता था तो उनके कॉल आते थे, उनसे मेरी घंटों बात होती थी। दोस्तों इसके अलावा ये बोलते हैं ना, सर्विस जो महत्वपूर्ण पार्ट हमारा है, एक स्लोगन है सर्विस का, जो दोस्तों कहीं ना कहीं उस सर्विस से भी मुझे बहुत फायदा हुआ। क्योंकि एज ए जब मुझे पिंक सिटी का भी सेक्रेटरी रहा, तो वहां पे मुझे सर्विस का मौका मिला। तो मैं स्पीकरों को जब अरेंज करता था, तो दोस्तों हमें सिर्फ छोटा सा एक टास्क होता है कि हमें स्पीकर से बात करना है, उनकी डेट ऑफ सोवराइटी लेना है, उनसे टॉपिक के विषय में जानकारी लेना है, इसके बाद उनका होम ग्रुप पूछना है। ये 3 चीजें पूछने के बाद स्पीकर की हो जाती है बात खत्म। बट उसके बाद हमारी जो 10 से 15-20 मिनट की बात होती है, हमारे अनुभव एक्सचेंज होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में बहुत काम देते हैं। क्योंकि हमारी ये अनुभवी सदस्य ही धरोहर है, यही वो अनुभव है। क्योंकि यहाँ ये जो बोला जाता है ना कि या जो बचा है उसको बचा लो। मेरे इस छोटी सी रिकवरी में कई मेंबर जो मेरे साथ आए, आज मैंने उनको भरा पूरा इन मीटिंगों में देखा था दोस्तों, सालों साल उनसे मेरी बात होती रही। आज ये कंडीशन है कि ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, बट आज उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक जीवन बचा है। उनके पास मैंने उस टाइम मकान भी देखे थे, उनकी वाइफ भी थी और अच्छा खासा बिजनेस था। तो कहीं ना कहीं ये कोई डराने वाली बात नहीं है दोस्तों, बट ये सब होगा। ये एक सच्चाई है जो यहाँ बोला जाता है ना कि तीसरा रास्ता वो मौत है, समय से पहले मौत, असमय मौत। तो कहीं ना कहीं वो रास्ता है जो हमारे अनुभवी सदस्य बताते थे, ये तीनों बातें ही बताते थे वो, कि समय रुकते रुक जाओ, तो जो बचा है उसको बचा लो। तो दोस्तों आज मैं इस बात को बड़े उससे कह पाता हूँ कि मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में बचा लिए। मैंने अपने रिश्ते बचा लिए जो मेरे कभी समझ नहीं आते थे कि मेरे रिश्ते मेरे हाथ से जा रहे हैं। क्योंकि बाइक को ये मैं हमेशा सोचता था, क्योंकि मैंने बाइक के साथ तो ये कभी किया ही नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो इमोशनल तौर पर जब मैं उसको हार्म कर रहा था, उसको क्षति पहुंचा रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे मेरी दूरी तो बनी रही थी। आज बच्चे थे कि शायद मुझसे डर से भय से मुझसे दूरी हो रहे थे ना, उनका उनका जुड़ाव मेरी तरफ नहीं था। वो जब बड़े हो जाते तो शायद मुझसे अलग भी हो जाते। पापा को मैं हमेशा पापा पे बात पे ब्लेम करता था इस बात के लिए कि आज पहले जब मेरे से हर बात की सलाह लेती थी, मैं सुबह से शुरू से आपके साथ बिजनेस में जुड़ा हूँ, आज आप मुझसे सलाह नहीं लेते। तो इस तरीके की ना चीजें मेरी लाइफ में हो रही थी। मैं उन पे ही ब्लेम करता था ना कि आप मुझसे सलाह नहीं ले रहे, जबकि मेरी हकीकत ये थी कि मैं उस कंडीशन में था ही नहीं कि मैं किसी को सलाह दे सकूं। भाई एक शराबी जब भले ही कहने को ये बोलता है कि मैं अपने अपने लिए ऐसा कर रहा हूँ अपने, लेकिन अगर देखा जाए तो एक शराबी अपने को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये परिवार तो फिर बाद में आता है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल पाता हूँ कि दोस्तों आज अपने आप को माफ कर पाया। आज मैं अपने आप को किसी बात को लेकर कोड़े नहीं मारता, क्योंकि मेरा जीवन मैं मेरे द्वारा जो किए गए कार्य हैं, मैंने जिन लोगों को हानि पहुंचाई है, ऐसा नहीं कि क्योंकि कई ऐसे नासूर भी बन गए मेरे, मैं अगर उनको ये बोलूं कि कई ऐसे मेरी हानि है जिनको शायद मैं भरपाई लाइफ टाइम ना कर सकूं। अगर है मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा कि मैं उनकी भरपाई नहीं कर सकूं, और वो घटनाक्रम मेरे सामने हो सकता है जीवन में, क्योंकि जगह भी वही है, परिवार भी वही है, मेरे रिलेटिव भी वही है, उनसे आज मुझे सामना भी करना है। हो सकता है आमना सामना भी हो, पुरानी बातें भी निकल के आए, बट मुझे कम से कम मैं अपना हिस्सा साफ कर पाया, मैं माफी मांग पाया। उन्होंने माफ किया या नहीं किया ये अब आगे ईश्वर की इच्छा है, उनका मैटर है। बट कम से कम मुझे मेरे दिल के अंदर ये बात की तसल्ली है कि मैंने उन व्यक्तियों से माफी मांग पाई। और आज भी मैं दोस्तों, क्योंकि मैं अगर कह जाए तो हम सबसे ज्यादा मेरे जैसा शराबी अपने परिवार को ही क्षति पहुंचाता है। आज मैं उसी परिवार के बीच में हूँ, मेरी वही वाइफ है, मेरे वही दोनों बच्चे हैं, मेरे मदर फादर वही हैं, चाचा ताऊ वही हैं, सारे लोग वही हैं। आज पुरानी चर्चाएं कई बार निकलती हैं कि अनिल तू उस टाइम ऐसा कर रहा था, अनिल तू उस टाइम ऐसा कर रहा था। कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम की दोस्तों समझ है कि वहां मैं रिएक्ट नहीं करता। अगर रिएक्ट करता हूं तो बात की फिर वही बात निकल के आएगी, फिर वही पुरानी बातों का, तो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। तो मुझे प्रार्थना ने मुझे बता रहा, क्योंकि भाई नुकसान भी तो मैंने ही किया ना। मैंने अपनी की हुई गलतियों की माफी भले ही मांग ली, माफी मिले ना मिले ये वक्त पे निर्भर है, मेरे ईश्वर पे निर्भर है कि भाई। इसके अलावा दोस्तों एक एक मेरे जीवन में एक ऐसी घटना थी जिस घटना ने मुझे लगभग अपने जीवन के 22 साल बहुत परेशान किया, मेरे दादाजी को लेके। लगभग मैं उस टाइम पे 10 या 11 साल का था, 12 साल का रहूंगा, तो मैं अपने दादाजी के पैसे चोरी करता था उस टाइम। 10 पैसे, क्योंकि आज मेरी 45 के आसपास है, तो 10 पैसे या 25 पैसे बहुत मायने रखते थे उस टाइम पे ना। वो उनके लेटते थे दादाजी, तो उनके कुर्ते में से निकाल के ना मैं कुछ खर्च करता था। 1984 या 85 के आसपास मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे दोस्तों। वो तब से लेके लगभग
ये बात 2020 लगभग अगस्त या सितंबर की बात है। तब तक दोस्तों ऐसा कोई दिन मुझे याद नहीं जब मैं उन दादाजी को लेकर मेरे आंसू न निकलते हुए। ये सिर्फ ये सोच के क्योंकि जब मेरे दादाजी 84 में एक्सपायर हुए थे तो कुछ महीने मुझे घर के अंदर में बिल्कुल खाना नहीं खाता था, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान और इतना परेशान समझता था। बार बार मुझे रोना आता था। मेरी शादी के बाद में भी मुझे उनकी जब याद आती थी रोना आता था। ये मेरे जीवन में चल रहा था। लेकिन दोस्तों लास्ट मुझे अच्छे से याद है, शायद अगस्त या सितंबर का महीना था जब मैं अपने अमेंड्स कर रहा था। और मुझे वो अमेंड्स पता था क्योंकि दादाजी मेरे बीच में नहीं थे कि मुझे ईश्वर के सामने बैठ के ये मुझे अमेंड्स था और मैंने वो किया। दोस्तों मैं अपने ईमानदारी से बात बोल रहा हूँ कि वो दिन से लेके आज तक वो ना तो मुझे उन दादाजी के प्रति मुझे आज ये महसूस होता है कि जैसे मुझे मेरे दादाजी ने मुझे माफ कर दिया। तो दोस्तों ये चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। या चमत्कार की बात होती है दोस्तों, ऐसे ही चमत्कार जीवन में बहुत से चमत्कार हैं जो मेरे जीवन में हुए। तो ये कहाँ से? ये वो प्रोग्राम की ताकत थी जो मैं ये कर पाया। कहते हैं ना मेलोडी खाओ, क्योंकि मेलोडी को दो रूप में हमारे इस एल्कोहलिक एनिमिया में बताया। एक मेलोडी जो हमें बाजार में चॉकलेट में मिलती है और एक मेलोडी हमारी इस बीमारी को भी मेलोडी बोला है। तो कहीं ना कहीं वो मेलोडी खाई तब मुझे समझ में आया। मुझे अच्छे से याद है जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ वो अमेंड्स करके वापस लौट रहा था। अच्छा खासा लॉकडाउन लगा था, कलेक्टर के माध्यम से हम लोग मैं गया था भोपाल और वहां से जब लौट के आ रहा था तो मैंने उस दिन क्योंकि मन के अंदर में वाइफ और मैं थे, इतनी शांति मुझे महसूस हो रही थी क्योंकि मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ 7 साढ़े 7 घंटे उस दिन बिताए थे। तो इतनी शांति मुझे फील हो रही थी कि जैसे मेरे जीवन में पता नहीं कितना बोझ मैंने रख रखा था और वो बोझ मेरे जीवन से उतर गया। तो ये है वो दोस्तों चमत्कार, जिस चमत्कार की बात यहाँ होती है। और दोस्तों सबसे बड़ा एक शराबी, कहते हैं ना कि मरने का प्रयास तो कभी नहीं किया लेकिन थॉट कई बार आने लगे थे ना कि इस जीवन से तो मर जाना बेटर है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें दोस्तों आज उस जीवन में वो चीजें आज वो प्रोसेस निकल गया ना, वो प्रोसेस निकल गया। आज जीने की चाहत जीवन में अंदर आ गई कि आज जीने की इच्छा। और दोस्तों एक बात यहाँ होती है, कीप इट सिंपल, सरल रखो। प्रोग्राम में जब किसी मेंबर के माध्यम से चौथे कदम या 5वें कदम की स्पॉन्सर की बात आती है तो कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो शुरुआत में जब मैंने अपने पहले स्पॉन्सर इनिशियल स्पॉन्सर बनाए थे पर उनके पास टाइम नहीं था। मैंने जब दूसरे स्पॉन्सर बनाया तो उनसे 1.5 महीना मैंने प्रोग्राम को लेकर बात नहीं करी। तो उन 1.5 महीना में, क्योंकि जो मेरे स्पॉन्सर है वो भी शराबी है, तो उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं बोला कि अनिल तू प्रोग्राम कर ले। तो मेरे एक जो गुरु भाई है जो उन्होंने उनसे ही प्रोग्राम लिया, तो उनसे मेरी एक दिन बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अनिल जरूरत किसकी है? तो मैंने मेरी। तो उनसे बोल। दोस्तों मैंने शाम को 7 बजे स्पॉन्सर से बोला और मुझे अगले दिन बोलते हैं कि अनिल 8 बजे सुबह अपन प्रोग्राम के लिए बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात चलती थी कि मैं कैसे स्वीकार करूंगा, है ना, कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाया। मैं कैसे किसी दूसरे से माफी मांग लूंगा? तो कहीं ना कहीं उस घमंड को भी इस प्रोग्राम की वजह से कि उसको नीचे आना, क्योंकि कहते हैं ईगो डिफ्लेक्शन का प्रोग्राम है। जब तक मेरा वो ईगो नीचे नहीं आएगा ना, क्योंकि कहते हैं ना कि मैं इतना मेरे अंदर से वो भावना जब तक नहीं निकलेगी ना तो मैं जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि बार बार वही चीजें मेरे जीवन में आएंगी। और क्योंकि मैंने ऐसे उनसे मैं आंखें कैसे मिलाऊंगा जिन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उनसे मेरा डेली उन पे बेसिस पे उनका मेरा काम पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम को मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि उसको बिल्कुल सरल रखो, सरल, जो तुम्हारे जीवन में उसको लिखो, जो तुमको लगता है कि ये मुझे जिनसे मुझे अमेंस करना चाहिए उनका नाम लिखो। तो बाकायदा ये जब मैंने लिखा दोस्तों तो फिर उसका परिणाम भी देखा। तो उस परिणाम देख रहा हूँ कि आज बड़े सुखद परिणाम उन चीजों के आए दोस्तों। दूसरा एक दोस्तों हमारा स्लोगन है फेथ विदाउट एक्शन, विश्वास सॉरी फेथ विदाउट एक्शन, कर्म के बिना आस्था। एक्शन, हमारे प्रोग्राम में एक्शन की बार बार बात की जाती है कि ये प्रोग्राम पूरा एक्शन पे आधारित है। हमारी जो प्रार्थना के 3 भाव में अगर बताएं, जब तक उस प्रार्थना को लेकर, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि मैं सुबह उठा, मैं घुटने पे बैठ गया, मैंने प्रार्थना कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रार्थना मुझे असर करेगी। वो प्रार्थना का जब मुझे बताया कि मैं जिसको जैसा है स्वीकार कर लूं, मैं किसी को जब बदल ही नहीं सकता तो मैं उसको बदलने का प्रयास क्यों करूं? मैं जिस बाइक के साथ पिछले 20 साल से रह रहा हूं, उस बाइक का नेचर मैं अच्छी तरीके से जानता हूं और मुझे इसके पहले अनुभव भी मालूम थे कि बाइक मुझसे छोटी सी बात करती थी उसको मैं पनार के लंबा करता था, हमारे 4-4 दिन बोलचाल बंद होते थे। अब वो सारी चीजें
अब उस प्रोग्राम की वजह से मैं इतना समझ गया कि जो मेरी वाइफ का व्यवहार है वो वैसा ही रहने वाला है। मैं उसको लाख कोशिश करूं, मैंने जो कोशिश की जिसके परिणाम मेरे हिसाब से वो हमेशा गलत ही निकले। बट आज मैं देखता हूँ इन 5 सालों में दोस्तों, मुझे ऐसा कोई पल याद नहीं आता कि मेरी वाइफ से बोलचाल बंद रहे हो या अनकही रहे हो या मेरे मनमुटाव हुए, ये बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ वो प्रार्थना का भाव जो मुझे शायद बाद में समझ आया कि वो जैसी है वैसी मैं उसको स्वीकार कर लूं। यही परिस्थिति आज मैं कोशिश करता हूं कि जिसको जैसा है, क्योंकि अगर मैं तो मेरे जब मैं अपना पार्ट लिख रहा था, क्योंकि मुझे मेरा ही पार्ट इस प्रोग्राम ने बताया ना, तो उसमें ये छोटी छोटी एक हंसी का, जब मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि एक अपना लाफ्टर कुछ एक प्रोग्राम आता था जिसमें कि वो अराबाज खान की वाइफ हंसती थी, तो मुझे उसकी हंसी पसंद नहीं आती थी, बड़ी उससे मुझे रिजार्टमेंट खुन्नस थी कि कितना कितना हंसती है, ऐसा वैसा वैसा। मुझे बाद में जब मैं अपना मेरा पार्ट लिख रहा और जब मैं स्पॉन्सर से उस विषय में बात कर रहा था, तो उन्होंने 2 ही शब्द मेरे से बोले, भाई वो उसका बिजनेस है, उसको हंसने के ही पैसे मिलते हैं। तो वो छोटी सी बात से दोस्तों मेरे कहते हैं ना कि तार खुलते हैं, तो वो तार खुले इस तरीके से है। अब ऐसे छोटे छोटे बहुत से उदाहरण उन्होंने मुझे दिया। जब मैं मेरे से अगर मैं गाड़ी चला रहा होता तो मेरे से कोई पास करके आगे निकलता था, तो मैं उससे मुझे बड़ी चिड़चिड़ी आती थी, ऐसे इसकी हिम्मत कैसे हो गई, मुझे निकल गया। वो 120 से जा रहा था तो मैं 130 से कोशिश करता था, तो उन्होंने एक शब्द बोला, भाई उसको तेरे से ज्यादा जल्दी होगी, जरूरी काम होगा। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों उन्होंने बताई, क्योंकि वो अनुभव थे, वो उन चीजों उन्होंने महसूस किया, वो अनुभव मुझे बताया, तो मुझे समझ आया कि यार सही है। आज बैंक की लाइनों को लेके मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरा ट्रेवल्स का बिजनेस था, तो मुझे चालान वगैरह जमा करने के लिए बैंक की लाइनों में खड़ा होना था, तो मुझे बड़ी गुस्सा आती थी। मैं क्वार्टर पे क्वार्टर पिए जाता था वहां बैठे ना, अगर मुझे 1.5-2 घंटे हो गए है ना। तो वो चीज भी समझ आई दोस्तों ना कहीं कि वहाँ सबके लिए काम है और सभी वहाँ काम से आए, और जो वहाँ काम कर रहे हैं वो भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मैं जल्दबाजी क्यों करूं, ये सब चीजें दोस्तों धीरे धीरे समझ में आई, तो ये चीजें मेरी साइड से हो गई। इसके अलावा मैं एक ऐसा साइड बिजनेस भी करता था जहां मुझे पैसों लोगों को देना, तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था मैं इन पे एहसान कर रहा हूँ, तो उससे मुझे बहुत घाटा भी हुआ। और जब मेरे स्पॉन्सर ने लास्ट टाइम जब मैं इन वसूलियों के लिए जाता था, तो मैं, और जब वो नहीं देते तो शराब पी पी के गाली गलौज करना, इस तरीके का मैं व्यवहार लोगों के साथ करता था। मैं ये सोचता था कि मैंने तुम पे एहसान किया, इस तरीके की मैं बातें करता था। लास्ट टाइम जब कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स थे, तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि तू ये सोच लेना कुछ साल और शराब पी ली तूने, और समझ लेना इतना कि अगर लेकिन इनकी उगाई करने जाएगा तो कहीं ना कहीं तेरे हाथ में शराब आई। ये छोटी छोटी बातें मुझे दोस्तों इस मेरे भाइयों ने बताई, अनुभव ने बताई, जो क्योंकि ये मैं कभी पे समझने की कोशिश ही नहीं की मैंने, क्योंकि मैं तो बदनाम था घर के अंदर, मेरे कान के आगे फोन लग गया, समझ लो उसने भयंकर शराब पी रखी है। पूरे परिवार जानता था मेरा कि जब ये कान से फोन लगाता है तो ये शराब पी के ही लगाता है, तो कोई बोलने की कंडीशन में नहीं था। एक उदाहरण और देना चाहूंगा, मेरा शेयरिंग का समय भी लगभग खत्म हो गया। तो दोस्तों मैं लगभग 1.5 से 2 साल मैंने शराब से दूरी थी। अब मैं अगर शक्तिहीनता का उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो इस तरीके से दे सकता हूँ कि उन 1.5 सालों में दोस्तों मैं उस स्टीयरिंग पे नहीं बैठ पाया, उस गाड़ी की स्टीयरिंग पे नहीं बैठ पाया। मैं फियर थे, इतना डर था, क्योंकि मैंने लगभग 17 से 18 साल उस शराब को बिना पिए कभी गाड़ी ही नहीं चलाई, अनाधुन शराब पीता था और गाड़ी चलाता था। तो मुझे डर था, क्योंकि मैं चाबी भी लगाने के लास्ट टाइम मेरे सिर्फ 1.5 साल में एक ही ऐसा मजबूरी बस मुझे इंदौर जाना पड़ी थी मेरी वाइफ के साथ में, तो मुझे 13 घंटा, जो 3.5 घंटे का रन था वो 13 घंटे मुझे लगे थे। फिर वो इतना डर बैठ गया कि मैं उस स्टेयरिंग की तरफ ही नहीं गया। फिर देखिए दोस्तों, आज उस चीज को लेके 3.5 लगभग साल हो गए, मुझे उसके बाद कभी वो डर नहीं लगा। ईश्वर ने मुझे मौका दिया, ऐसी मेरी इमरजेंसी बेटे का पेपर था और मुझे गाड़ी चला के ले जाना पड़ी, वो दिन का आज दिन है। इस 3.5 साल में दोस्तों कहते हैं ना कि चमत्कार, वो भी मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ कि दोस्तों आज मैं वो मेरे कहीं ना कहीं जब मैंने शराब के आगे शक्तिहीनता स्वीकार करी, तो ये चीजें मेरी लाइफ में होने लगी और वो मैं कर पा रहा हूँ। ऐसे भी आज भी यही फियर है जिन पे मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों होप मिली है प्रोग्राम की, और ये जो स्लोगन है जीवनदायनी है मेरा स्लोगन। हम लोग पहले मुझसे बोल दिया करता है ये मुहावरा ये इस तरीके का, तो ये सारे ही स्लोगन कहीं ना कहीं मेरे जीवन को की एक टाइम ये मिसाल जैसे लगते थे ना, किसी ने एक मिसाल सी दाग दी, ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे कीप इट सिंपल कैसे मान लूं, तुम तो ये कह रहे हो जीवन भर शराब नहीं पी सकता, बट स्लोली एक दिन के हिसाब से लाइफ टाइम का प्रोसेस, ऐसी ट्रेन में बैठे जिसमें कोई स्टेशन नहीं आने वाला। ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों कहे गए शब्द, पुराने शब्द, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम हमारा वहीं जाके खत्म हो गया। हमारे जितने अनुभवी सदस्य हैं उनके अनुभव जब वो रखते हैं मीटिंग में, तो वो हमारे लिए एक नए स्लोगन बन जाते हैं। चाहे हमारे अभी सुरेश जी अगर हमेशा एक बात कहते हैं कि जो बन गया ऐसा हो गया, आराम से
आराम का मामला है, ये शब्द ना दोस्तों कहीं ना कहीं वो मेरे लिए स्लोगन है। स्लोगन जो है, क्योंकि हमारे इस एरिया में भी बहुत से स्लोगन है, करीबन अगर देखे जाए इन छोटे तो 700-800 स्लोगन है। तो ये स्लोगन कहीं ना कहीं मेरे जीवन में फिट बैठते हैं। एक शराबी की जर्नी कहीं ना कहीं उन स्लोगनों के बीच में और के माध्यम से ही उस रिकवरी के पथ पर मैं आगे बढ़ सकता हूँ दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर मेरी बुराइयां, मुझे इस प्रोग्राम ने मेरी बुराइयां देखने के लिए बोला, तो साथ ही मेरे प्रोग्राम ने ये भी बोला कि मैं अपनी अच्छाइयों को भी देखूं। आज मैं उन अच्छाइयों को देखने के भी प्रयास करता हूं, उनको निखारने का, क्योंकि मैं तो इंसान अच्छा था, मैं मानता हूं। जो मेरे पे हावी हुई शराब, तो मैं कहीं ना कहीं मेरा जो जीवन परिवर्तित हुआ, आज मैं उन अच्छाई को भी निखारने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अपना, क्योंकि आईना मेरा इस एल्कोहलिक एनिमस एक आईना है जिसमें मैं अपने आप को देखने का प्रयास करता हूं कि अनिल तू कहाँ गलत है। आज मैं उस रिजायरमेंट से दूर रहने का प्रयास करता हूं। जब मैं अपनी इन्वेंटरी लेता हूं तो आज मेरे से किसके साथ मैंने कहाँ गलती की, उस गलती को मैं निकालने की कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं अगर मैं, क्योंकि कहते हैं गुस्सा ही है जो आगे जाके रिजायरमेंट में का रूप ले लेता है कि आज मैं अगर किसी से मनमुटाव होता है, अगर मैं उसको बढ़ाता जाऊंगा तो एक टाइम ये कंडीशन हो जाती है, फिर उसके मैं चेहरा देखना पसंद नहीं करता। तो उस इन्वेंटरी में लिखता हूँ तो मुझे समझ आता है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ने मुझे इतना भी कहा कि अगर कोई बंदा 90% गलत है तो 10% तो तू भी है ना। उस 10% को अगर देखेगा तो उसकी 90% भी तुझे अच्छा लगने लगेगा। तो ऐसा होता है दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, या वो चाहे स्लोगन के माध्यम से, चाहे वो अनुभव के माध्यम से आए, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। ये जो प्रोग्राम मेरे ईश्वर ने मुझे जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे एक दिन के हिसाब से चलने का प्रयास करता हूँ। उस पहले रूट से बचने के लिए जो हो सकता है, जो मुझे टूल दिया है, उनको आज भी जीवन में अप्लाई करता हूँ। तो मैं उस पहले रूट से दूर रहता हूँ। मैं आभारी हूँ आप सभी भाइयों का जिन्होंने मुझे पेशेंटली सुना। मैं कोई प्रवक्ता नहीं था, मैं अनुभव हूँ, यहीं से सीखा हूँ। आप भाइयों के अनुभव से ही आज जीवन अच्छा हो रहा है। अंदर से बड़ा खुशी का अनुभव होता है ना। हैप्पी जॉयज फ्री की तो इतना नहीं बोलूंगा, बट आज अंदर से प्रसन्नता होती है। वो हैप्पी जॉयज फ्री लाइफ की जो मुझे एक टाइम कल्पना लगती थी कि ये जीवन में जी पाऊंगा, लेकिन आज जी पा रहा हूँ दोस्तों। बहुत सुखमय जीवन है, परिवार साथ है। परिवार पहले मेरे साथ था, बट मैं कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ नहीं था। आज बड़ी खुशी महसूस होती है। आज मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन था, 19 साल का हुआ, तो वो दोनों बेटे आज बर्थडे मनाने के लिए कहीं गए हुए हैं। तो ये जीवन ने दिखा रहा है, क्योंकि बस खत्म ही कर रहा हूँ अनुज भाई। तो ये लास्ट मुझे क्योंकि बड़ा ये फीलिंग आती, क्योंकि एक काउंसलर ने मेरे बात कही थी कि अब तुझे बाहर से शराब लाने की जरूरत नहीं, तेरा बेटा 18 साल का हो गया, उसी से बोलना, वही शराब लाके तुझे देगा। एक बात ये बोली थी। और दूसरा मेरे बेटे का जो लास्ट मुझे अच्छे से याद है, मैं मई में आया था, अप्रैल में 26 अप्रैल का उसका बर्थडे था। तो उस दिन मैंने सारी तैयारियां करने के बावजूद भी, सारी कंप्लीट करने के बाद भी, मैं किसी एक दोस्त के साथ शराब पीने चला गया था। लॉकडाउन लगा था और मैं उस कंडीशन में आया था कि वो बेटा ही मुझे घर के अंदर लेके आए। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों जो मुझे दर्द देती थी, बट मैं बेटे से भी अमेंड्स किया मैंने, वहां से भी मुझे माफी मिली। तो आज सुखमय जीवन है, एक अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सभी भाइयों का, थैंक यू।